बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। तीन चीजें आप समझ लें, सिर्फ 3 पॉइंट्स। अगर आप 3 पॉइंट समझ लेते हैं, फैसले में से 3 चीजें पढ़ लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो लॉ मिनिस्टर इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो गलत है। 3 चीजों से आपको अंदाजा हो जाएगा और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कोई मोटी मोटी बात है, कोई बहुत इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कोई बहुत तफसीली, कोई फैसले की कोई बारीक बीन नहीं के साथ कोई चीज नहीं है। मोटी मोटी 3 चीजें हैं, वो आप पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑर्डर देख लें। ये मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूं। ऑर्डर जहां से शुरू होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का ऑर्डर जिस लाइन से शुरू होता है, वो पहली लाइन सबसे पहले पढ़ लें। उसमें लिखा है, बाय अ मेजोरिटी ऑफ 3-2। चीफ जस्टिस लिख रहे हैं, बाय अ मेजोरिटी ऑफ 3-2, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल डाइसेंटिंग। यानी दो जो लोग डाइसेंट कर रहे हैं वो ये दो हैं, बाकी मेजोरिटी 3 है। एंड फॉर डिटेल्ड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेट आउट देयर एंड बाय वे ऑफ एम्प्लीफिकेशन और अदरवाइज दीज मैटर्स आर डिस्पोज ऑफ इन द फॉलोइंग टर्म्स। आगे डिटेल्स और रीजनिंग दी गई है। तो साफ साफ लिखा है कि ये जो फैसला है ये 3-2 का फैसला है, 4-3 का नहीं है। सबसे पहली बात, मोटी बात तो यह है कि एक बेंच जो है, जिस बेंच ने यह फैसला दिया है वो 5 मेंबर बेंच था। उसके अंदर 2 लोग बैठे ही नहीं हुए थे, उन्होंने आर्गुमेंट सुने ही नहीं है, वो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। वो कैसे इस जजमेंट का हिस्सा बनाए जा सकते हैं? तो एक बात तो ये हो गई। पहला आर्गुमेंट जो मैंने देना था वो आपको ये दे दिया। दूसरा आर्गुमेंट जरा देख लें। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये तो जजमेंट वो जजमेंट है ना जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस 5 रुकनी बेंच ने दी है, लेकिन एक जजमेंट वो थी जो 23 तारीख को आई थी, जो 9 मेंबर्स बेंच बना था। वो 9 रुकनी बेंच जो फिर टूट गया, जिसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, काम मुकम्मल करने से पहले ही टूट गया, उसका ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूं। उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द बेंच। अच्छा, अब उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, कीपिंग इन व्यू the order dated 23/2/23 and the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel and Justice Atar Milna, इन चारों के जो इख्तलाफी नोट हैं उनके साथ जो इसमें अटैच किए गए हैं, वो कहते हैं एज वेल द डिस्कशन डेलिब्रेशंस मेड बाय अस इन द एंटी रूम ऑफ द कोर्ट। आखिरी लाइन पढ़ लें, वो जरा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि द मैटर इज रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। आगे 9 जजेस हैं नीचे, तो वो कह रहे हैं कि 9 मेंबर्स का बेंच ये कहता है कि द मैटर इज रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए यह मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है। अब ये जिस बेंच पे रिलाई कर रहे हैं कि जी उस बेंच के भी 2 जजेस ने फैसला दिया हुआ है, वो 2 जजेस खुद कह रहे हैं कि बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस से। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उन दोनों जजेस के दस्तखत के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया तो पिछले बेंच के किसी भी नोट की कोई अहमियत नहीं होती, वो वहां पर खत्म हो जाता है। आपको एक मैं मिसाल पेश कर देता हूं। मिसाल यह है कि अनवर ज़हीर जमाली साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो पनामा केस सुन रहे थे, सुनते सुनते उनकी मुद्दत मुलाजमत इख्तिताम पजीर हो गई, वो रिटायर हो गए। जैसे ही वो रिटायर हुए, बेंच टूट गया। जब वो बेंच टूट गया तो वो काम जहां तक वो हुआ था वो खत्म हो गया। अब नया बेंच बना, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद नया बेंच बना और उस नए बेंच ने काम किया और जो फैसला दिया सो दिया। पिछले बेंच ने जो कि टूट चुका था उसका कोई सरोकार नहीं रहता जब वो बेंच टूट जाता है। तो ये बेंच भी 9 मेंबर्स बेंच टूट गया था और इसके 2 जजेस ने जो है वो बेंच टूटते हुए इख्तलाफी नोट लिखा था और उन्होंने कह दिया था कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। याह्या अफरीदी साहब ने तो कहा था कि अगर मैंने अपनी राय दे दी है, अगर इसके बावजूद आप मुझे बेंच में रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन अगर राय दे दी है तो उनको बेंच में रखने की जरूरत ही क्या थी? राय तो आ गई। बुनियादी तौर पर आर्गूमेंट से पहले ही उन्होंने राय दे दी थी, इसलिए उनको बेंच में रखने की कोई लॉजिक नहीं बनती। क्योंकि जब आर्गूमेंट्स नहीं आए, रीजनिंग नहीं आई, दलाइल ही नहीं हुए, मुकदमा ही पेश नहीं हुआ, उस पर सुना ही नहीं गया, उससे पहले उन्होंने समझ लिया कि ये नहीं हो सकता, तो जाहिर है उनको रखने की तो कोई लॉजिक नहीं थी। तो बेंच वो टूट गया,
चले चीफ जस्टिस ने सही किया गलत किया, उनको बेंच में शामिल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस बहस के बाद सुना इन 5 मेंबर्स बेंच नहीं है। अच्छा, अब तीसरा, ये 2 आर्गूमेंट मैंने आपको दे दिया, तीसरा आर्गूमेंट भी सुन लें, उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा, याह्या अफरीदी साहब की एक जो इख्तलाफी नोट है उसमें से एक पैराग्राफ में आपको 3 लाइनें पढ़ देता हूं। देखें, आर्गूमेंट यह है कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में मामला ऑलरेडी जेर समात था, तो जब एक अदालत में मामला जेर समात हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस नहीं हो सकता। यही आर्गूमेंट है ना, जो जिसकी बुनियाद पर मंसूर अली शाह साहब ने, जुमान खान मंदूखैल साहब ने और जस्टिस अजहर मिल्ला ने और जो याह्या अफरीदी साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है कि खुद नोटिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इसलिए नहीं हो सकता, उनकी आर्गूमेंट यह है कि चूंकि मामला ऑलरेडी एक अदालत में जेर समात है तो दूसरी अदालत में तो नहीं हो सकता। लेकिन याह्या अफरीदी साहब खुद डाइसेंटिंग नोट देते हुए भी क्या कह रहे हैं इस मामले पे, जरा 3 लाइनें पढ़े। वो कहते हैं, वाइल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंडिपेंडेंट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन that is not affected by the pendency of any matter on the same subject matter before any other court or the forum। वो कहते हैं कि ये जो 184(3) की jurisdiction है, वो कहते हैं कि ये is an independent original jurisdiction, ये independent jurisdiction है and is not affected by the pendency of any matter। और अगर किसी और कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो उससे ये इफेक्ट नहीं होती। खुद याह्या अफरीदी साहब अपने डाइसेंटिंग नोट में लिख रहे हैं। तो भाई, जब याह्या अफरीदी साहब, जिन्होंने अब डाइसेंटिंग नोट दिया है, वो खुद कह रहे हैं कि अगर एक अदालत में मामला जेर समात है तो 184(3) को वो हिट नहीं करता। यानी ये तो हो सकता है कि आर्गूमेंट ये ना कि जी एक मामला लाहौर हाईकोर्ट में चल रहा है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, फैसला नहीं आएगा, तब तक आप उसके अपील में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, अपीलेट कोर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन जो खुद नोटिस होता है उसको एक्सेप्शन हासिल होती है, वो अलग होती है, उसका इससे ताल्लुक नहीं होता, वो इस दायरे में नहीं आती। तो ये याह्या अफरीदी साहब की राय थी। तो इससे भी आपको पता चल गया कि जो बुनियाद थी वो गलत थी। और आखिरी बात यह है कि जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है फुट नोट को 3 मेंबर्स को काउंट करने के लिए, और कहा जा रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ूं या उर्दू में पढ़ दूं। चले उर्दू में दिखा देता हूं। उसमें लिखा है फुट नोट पे कि इब्तदा में इस केस की समाअत 9 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी ने दरखास्त खारिज करने का फैसला दिया और बाद 2 जज जाती वजूहात की बिना पर बेंच से अलग हो गए। इसके बाद 27 फरवरी 2023 के हुक्मनामे से 5 रुकनी बेंच की तश्कील हुई। मज़कूरा मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के 23 फरवरी के फैसले इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अच्छा, अब इसको अंग्रेजी में भी ऐसे देखना ज़रूरी हो गया है। उसकी वजह यह है, जजमेंट का, हाँ ये जजमेंट है, इसका इसलिए ज़रूरी हो गया कि उसमें भी डिसीजन का वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा, उसमें आप अगर ये पढ़ें इसका आखिरी पैराग्राफ, तो उसमें लिखा है कि वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/23/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Atar Minallah and dismiss the present constitution petition and drop the suo motu proceedings। और ये जो इसमें फुट नोट इसके साथ मिलाकर अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि, बल्कि आखिरी 3 लाइनें पढ़ देता हूँ, आप बाकी आप खुद अगर चाहें तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिरी 3 लाइनें पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि द बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड into a 5-member bench। The bench was reconstituted, इसमें लिखा है खुद इस फुट नोट में, जिसको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है। The bench was reconstituted into a 5-member bench, wide order dated 27/2/23। The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 23/2/23 form part of the record of this case। वो कहते हैं कि जी उनका जो डाइसेंटिंग नोट था उसको हमने इस केस का रिकॉर्ड का, वो इस रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो इस फैसले का हिस्सा नहीं है, वो इससे मुतल्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है जो उनका डाइसेंटिंग नोट था। लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि ये इस केस के फैसले का या इस फैसले का हिस्सा है। अगर ऐसा होता तो इसमें ये 3-2 ना लिखा गया होता शुरू में कि ये 3-2 की जजमेंट है। और जितने माहिरीन आईनो कानून हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है और जो इंडिपेंडेंट समझे जाते हैं, उनमें से कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा कि ये 4-3 की जजमेंट है। सभी का ख्याल है कि ये 3-2 ही की जजमेंट है। अच्छा, अब आखिरी बात मैं खत्म कर देता हूं बात को, और वो ये है कि इससे क्या फर्क पड़ता है
कि नून लीग क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है। नून लीग ने तो इलेक्शन कराने नहीं है, इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, और अदालत ने ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, तीन इसमें फरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर साहब तारीख दें, और यहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसल्टेशन करेगा, मीनिंगफुल मुशावरत देगा और सदर डेट अनाउंस करेंगे, और इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस फैसले की इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को कोई इबाहम है कि उसने इलेक्शन नहीं कराने? सीधी सीधी सी बात है भाई, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा और तारीख देने को ऑर्डर किया है, और किसी भी जज ने नहीं कहा कि आपने तारीख नहीं देनी है, 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं होने। आप ये कहते हैं कि 4-3 की जजमेंट है जी, आप लाहौर हाई कोर्ट वालों को भी शामिल कर लें, इन सारे के सारे 9 को भी शामिल कर लें, 9 ये लाहौर हाई कोर्ट का एक सिंगल रुकनी बेंच वो, और इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले जजेस अलहदा, पेशावर हाई कोर्ट वाले भी शामिल कर लें, तो ये 14-15 जजेस जो बन गए हैं, इन 14-15 में से किसी ने भी नहीं कहा कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। सभी का ख्याल है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तो भाई फिर इलेक्शन जब होने हैं तो कराओ इलेक्शन, फिर भागने और फरार की जरूरत क्या है? और फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है और वहीं पर फैसला होना है। और अब एक रास्ता बचा है मेरे ख्याल में, ये इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं है, एक रास्ता बचा है कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो चाहता है, या पार्टी है, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, अगर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देते हैं और मेंबर्स भी रिजाइन कर देते हैं और कमीशन ही टूट जाता है, तो फिर आप सीधा सीधा समझ लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी है, वो इलेक्शन नहीं चाहता और उन कुव्वतों को सपोर्ट कर रहा है जो इलेक्शन नहीं चाहते। और ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन नहीं चाहता इलेक्शन कमीशन और वो कमीशन तोड़ देता है, तो फिर आप समझ लें कि ये मैच फिक्स है। खैर फिक्स तो है, मतलब ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन ये सबूत आ जाएगा एक और आपके पास कि मैच फिक्स है, और जो है वो इलेक्शन को टालने के लिए ये आखिरी हरबा होगा जो वो इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज सीधी सीधी सी बात है, डायरेक्शन मिली है गवर्नर को, प्रेसिडेंट को और इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने फैसला कराना है। नून लीग अब जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करते रहे, इलेक्शन इन लोगों ने कराने हैं। तो देखें, हालात अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है वो रास्ता सही नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।